Hello everyone, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna. I am from Jodhpur, Rajasthan, but currently I am living in Delhi as I am pursuing my BCom honors from Shri Ram College of Commerce, University of Delhi, the Asia's #1 college. तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ 12th के लिए कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 1 मंथ बोर्ड स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ। तो बिफोर वी गेट इनटू इट, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि कॉमर्स स्ट्रीम यूजुअली लोगों के होते हैं, विच वर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड बिजनेस स्टडीज़। और इसके मेरे एग्रीगेट परसेंटेज 97.8% थे। बट क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पर जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स होते हैं उनके परसेंटेज लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से मेरे 99% थे। तो चलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि मैंने आप कैसे जो है 1 मंथ के अंदर किन चीज़ों पर फोकस करा था और कैसे मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स को हैंडल किया था। बट बिफोर मैं उसको एकदम सब्जेक्ट वाइज लूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि आजकल विद द एडवेंट ऑफ CUET बोर्ड्स की इम्पोर्टेंस कम हो रही है, तो टू एन एक्सटेंट वो ठीक है, बट वो इम्पोर्टेंस जो है वो नलीफाई नहीं हुई है। क्योंकि मैं खुद CUET के जो है प्रोसेस के थ्रू मेरे को एडमिशन मिला है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो मुझे पता है कि जो 12th के बोर्ड्स की मार्क्स होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। जो बोर्ड्स के मार्क्स होते हैं आपके, वो जो CUET में जब आपकी रैंक डिसाइड होती है ना, तो वो टाई ब्रेकर की तरह यूज होते हैं। और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रैंक बहुत मैटर करती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को या किसी भी कॉलेज को एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने होते हैं। तो वो फर्स्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल 3000 स्टूडेंट्स लेने हैं उनको, तो वो 3000 स्टूडेंट्स जो है वो लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रैंक। तो इसीलिए जो है टाई ब्रेकर की तरह मार्क्स का एक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब मैं आती हूँ स्ट्रैटेजी पर। स्टार्टिंग विद अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्रैक्टिस इज द की। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर कंफर्टेबल यू गेट विद द सब्जेक्ट। तो क्या होगा ना, अगर आप डिफिकल्ट पेपर जो है अगर आप अटेम्प्ट करोगे, तो जो बोर्ड का एक्चुअल पेपर आएगा ना, वो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो यही चीज़ थी, इस वजह से ही मेरा जो पेपर था एक्चुअल बोर्ड का पेपर, वो हाफ एन आवर पहले जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मेरा पेपर जो है वो टाइमली कंप्लीट हो गया था। अब मैं अगर बुक्स की बात करूं, तो मैंने पर्सनली TS ग्रेवाल रेफर करी थी, जो यूजुअली बच्चे करते हैं, तो TS ग्रेवाल या DK गोयल। तो आप सबसे पहले तो अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखो, ठीक है। आपके स्कूल में टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको ढंग से सुनो, ठीक है। सफिशिएंटली टाइम टू टाइम होमवर्क करते रहो। तो जो भी वो कहते हैं वो उसको फॉलो करोगे ना, तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी तो आ जाएगी। उसके बाद मैं अगर आऊँ प्रैक्टिस पे, तो जो इलस्ट्रेशंस है, अगर मैं स्पेसिफिकली TS ग्रेवाल की बात करूं, तो इलस्ट्रेशंस जो हैं वो तो आपको सारे जो है एक बार तो देखने पड़ेंगे, ठीक है। आप भले उसको लिख के मत करो, जैसे मैंने भी लिख के नहीं किए थे, मैंने सिर्फ उनको देखा था, उनको एक बार गो थ्रू कर लिया था, बस। एक पेंसिल लो और उसको अच्छे से कर लो। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में भी ना उनमें हेडिंग्स होती है कि भाई ये जो है वो डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, चेंज इन रेशियो से रिलेटेड है, तो आप हर वेराइटी का ना एक एक क्वेश्चन कर लो। तो मुझे लगता है उतना सफिशिएंट होगा। और उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो जो पिछले साल आए हुए हैं, क्योंकि मोर ओवर जितना भी पेपर आता है ना, वो पिछले साल के पेपर पैटर्न पर ही होता है और सैम्पल पेपर के हिसाब से होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वो कर लोगे ना, तो आपका सफिशिएंटली हो जाएगा अकाउंट्स। फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आती हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ना मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बोलना चाहूँगी कि कंसेप्ट क्लैरिटी तो की है ही, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको बोर्ड्स में हेल्प करेगी क्वेश्चंस को कॉम्प्रीहेंड करने में, क्योंकि ना एक बार आपने गलत क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंड करा और आपने गलत लिखना शुरू कर दिया ना, फिर वो पूरा गलत हो जाएगा और आपको उसके कोई नंबर नहीं मिलने वाले। जैसे मेरे साथ खुद हुआ था ये, मेरा इस वजह से मेरे जो है जितने भी मार्क्स कटे वो इकोनॉमिक्स में कटे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन को इंक्रीज इन डिमांड को एक्सेस डिमांड जो है वो कॉम्प्रीहेंड कर लिया था। तो वो मेरी कहीं ना कहीं गलती हुई, मेरी कंसेप्ट क्लैरिटी उसमें नहीं थी उस पॉइंट पे, या तो मैंने कुछ और सोच लिया, समथिंग लाइक दैट, जो भी रीज़न हो। बट मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी ये मिस्टेक रिपीट करो। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ समझने वाली है कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी रखनी है। आप इसके लिए यूट्यूब चैनल्स रेफर कर सकते हो, इसके लिए आप अपनी क्लासेस जो आपके टीचर्स हैं उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपने टीचर्स पे ट्रस्ट किया था, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था, तो मुझे इतने यूट्यूब चैनल्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आप चाहो तो आप यूट्यूब चैनल्स को भी रेफर कर सकते हो। अब मैं आ जाती हूँ बुक्स पे। 12th क्लास में संदीप गर्ग जो बुक है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप
चाहो तो उसको रेफ़र कर सकते हो, बट मैंने पर्सनली रेफ़र नहीं करी थी क्योंकि मेरे पास मेरे सर के एक नोट्स की जो है वो कंपाइलेशन था, तो मैंने सिर्फ उन नोट्स को रेफ़र किया था, मेरा काम हो गया था उस वजह से। तो आप संदीप गर्ग को रेफ़र कर सकते हो, कोई भी बुक को रेफ़र कर सकते हो, बट एक मेक दिस अ पॉइंट कि आपको जो है कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो आपको एनसीईआरटी डेफिनेटली करनी है। और ये पॉइंट मैं आपको अच्छे से बताना चाहती हूँ कि जो एनसीईआरटी है ना, आप उसका लेटेस्ट एडिशन लो, पीडीएफ से करो, डाउनलोड करो, ncrt.nic.in वेबसाइट पे जाओ, पीडीएफ लो, डाउनलोड करो और अच्छे से पढ़ो उसमें से, ठीक है। तो लेटेस्ट एडिशन लेना है क्योंकि आपको जो है ना इंपॉर्टेंट डेटा कोड करना पड़ सकता है आंसर के अंदर, तो आप जो है आप लेटेस्ट डेटा ही आप कोड करो, आप ऐसे बहुत पुराना एडिशन लेके नहीं बैठे हो, वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। और इंडियन इकोनॉमी आपको एनसीईआरटी से ही करनी है, मार्क माय वर्ड्स, ओके। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जितना रीड कर सकते हो ना, जहाँ से जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है वो आप रीड करो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम आएगा, रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। तो वो तो बहुत अच्छा है अगर आप रीडिंग कर सकते हो, नॉवेल्स हो या न्यूज़पेपर हो, ठीक है। इस पॉइंट पर ज़्यादा टाइम नहीं होगा तो मैं बोलूँगी इंग्लिश न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही सकते हो, इतना भी वो नहीं रहता है, इतना हेक्टिक नहीं रहेगा कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे, तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ना सिर्फ ये आपको बोर्ड्स में हेल्प आएगी, बट आपका जो सीयूईटी है उसके अंदर भी इंग्लिश की बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होती है। बहुत कम लोगों की जो है इंग्लिश में सीयूईटी के अंदर 100% आती है, मेरी पर्सनली आ चुकी है, तो मैं बता सकती हूँ जो कि मेरी जो रीडिंग हैबिट है ना, उसने मुझे बोर्ड्स में भी और सीयूईटी में भी कितना ज़्यादा हेल्प किया है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखो। लिटरेचर के अंदर आप शॉर्ट वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब के अंदर, बट प्राइमरीली आपको अपनी बुक्स पे स्टिक करना है, ठीक है। उसको जितनी बार पढ़ सकते हो ना, जितनी स्टोरी लाइन आप याद रख सकते हो उतनी आपको रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं राइटिंग स्किल्स की बात करती हूँ। राइटिंग स्किल्स में ना मैंने एक स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी कि मैंने जितने भी हॉट टॉपिक्स होते हैं, जितनी भी ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं पिछले साल के पेपर में, उन सब का ना मैंने क्या किया था कि मैंने एक बार देख लिया था कि हाँ इस टाइप के जो है टॉपिक्स बहुत आते हैं, तो मैंने हर उस टॉपिक में से एक एक प्रोवर्ब लर्न कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, डिजिटल लिटरेसी हुआ, ठीक है, साइबर बुलिंग के अगेंस्ट, तो मैंने एक एक प्रोवर्ब सबके लिए लर्न कर लिया था। और लकीली मेरा जो पेपर था उसके अंदर भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आया एक आर्टिकल, जिसपे मैंने कोट कर दिया था प्रोवर्ब, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। तो इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर के ऊपर आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि पहले वो देख लेता है तो उसको आपकी जो आर्टिकल का जो टॉपिक है उसके प्रति कितना आपको वो है डेडिकेशन है, कितना आपको इंटरेस्ट है, वो आपके प्रोवर्ब से ही पता चल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आप यूज़ कर सकते हो। कमिंग ऑन टू बिजनेस स्टडीज़, हाँ बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आपको क्या करना है ना, जितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, मेमोराइज कर लो, अच्छे से रट लो, मतलब कि इस हेडिंग के अंदर ये लिखा हुआ है, ये कीवर्ड है इस हेडिंग का, तो ये आपको एमसीक्यूज में भी बहुत हेल्प आएंगे जो सीयूईटी में होंगे, और आपको आंसर राइटिंग में बोर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाली है, क्योंकि वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब एनसीईआरटी का ही लिखो। तो मुझे नहीं लगता आपको बीएसटी के लिए कोई भी रेफरेंस बुक रेफर करने की ज़रूरत है। मेरे खुद के बीएसटी में 100 मार्क्स थे, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि एटलीस्ट बीएसटी में तो आप कॉन्फिडेंटली मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, और अपना टाइम जो है दूसरी रिसोर्सेज पे वेस्ट मत करो, क्योंकि आपके पास वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है अभी, ठीक है। फिर मैं आ जाती हूँ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस पे। उसके अंदर बेसिकली ना क्या करना होता है, आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हैं उनको सॉल्व करो, और इसके अंदर एक की पॉइंट है कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस है ना, आप उसको रिटन में भी प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो आपने लिखा है ना जो कोड, उसको अपने सॉफ्टवेयर में भी चला के देखो, और देखो कि आउटपुट जो डिजायरेबल है वो ही आ रहा है ना। इससे आपके प्रिडिक्ट द आउटपुट वाले क्वेश्चंस, आपके क्वेरी लिखने वाले क्वेश्चंस, और जो एरर फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप असाइनमेंट्स प्रैक्टिस करो, जैसे मेरी स्कूल में जो मेरी टीचर थी वो मुझे दे देती थी असाइनमेंट्स, हम सबको उन्होंने असाइनमेंट से बहुत अच्छे से ब्रीफ कर दिया था, तो हमको क्वेश्चंस लिखने में इतनी जैसे बोर्ड का पेपर लिखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसके लिए या तो असाइनमेंट्स रेफर करो जो आपकी टीचर दे रही है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि आप वेबसाइट्स पे जा करके, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जा करके आप अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो फ्रीली करेक्ट आंसर्स के साथ सोल्यूशन क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है, तो वो एक चीज़ है जो आप कर सकते हो।
तो ये तो हमारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी रही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक जनरल टिप देना चाहूँगी कि आप क्या करोगे, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको ये करना ही है कि आप टॉपर्स की आंसर शीट्स उठाओ, पिछले साल के पेपर उठाओ, क्वेश्चन देखो और उन्होंने क्या आंसर लिखा है टॉपर ने, वो आप मैच करके देखो, आपको लिखना आएगा। इससे मैं कह रही हूँ, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा आपकी आंसर राइटिंग पर। आंसर राइटिंग पे आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि आपको लिखना है, किसी को समझाना नहीं है। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि मुझे लिखना है, किसी को समझाना नहीं है। अगर लिखना नहीं आ रहा है ना, तो आपके कितनी भी ज़्यादा आपको अच्छे से आता हो, समझाना आता हो, वो हेल्प नहीं करेगा इन द एंड। तो आप क्या करेंगे, आप टॉपर्स की आंसर शीट पर रिलाई करने वाले हैं। आप बहुत सारी अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको रिसोर्सेज की लिंक्स, यूट्यूब चैनल की लिंक्स, ये जो टॉपर्स की आंसर शीट है आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, वो सब मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और एक चीज़ मैं आपके लिए और शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे लगेगा कि उससे आपकी हेल्प होगी। तो मेरी जो आंसर शीट्स है, मैंने एक्चुअली रिवैल्यूएशन में दिया था मेरा पेपर, तो उसके बाद मेरे जो मार्क्स है वो बीएसटी के अंदर 98 से 100 हुए थे और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के अंदर 99 से 100 हुए थे। तो वो दोनों जो आंसर शीट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगी, तो आप मेरी आंसर शीट्स को रेफर कर सकते हो। एक डिस्क्लेमर है कि वो आंसर शीट में आपको कुछ करेक्शंस दिखेंगे, क्योंकि पहले मुझे उतने मार्क्स नहीं मिले थे। जब मैंने रिवैल्यूएशन कराया उसके बाद मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए। तो अगर आपको लगे कि हाँ, यहाँ पर एग्जामिनर ने मेरे मार्क्स काटे हुए हैं बट वो सब्सिक्वेंटली बढ़ गए थे, तो आप मेरी आंसर शीट को करेक्ट मान सकते हो, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, वो एरर फ्री पेपर्स है दोनों जो मैं अपलोड करूंगी। तो आप बिल्कुल इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो मार्क्स कटे हुए हैं एंड वो 100 मार्क्स की आंसर शीट कैसे हो गई फिर। तो आप उस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। सो फॉर दिस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।